हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स के इस क्रम में आपका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हम पुनर्जागरण को ही आगे बढ़ाते हुए उसके थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर्स में मैंने आपको पुनर्जागरण के कारण, इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण क्यों हुआ और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव, इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज भी जो हमारा विषय है वो कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण के बारे में है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कला के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि कला के क्षेत्र में, अब सबसे पहले इसमें हम देखें तो स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन यूरोप जो था उसमें पहले गौथिक शैली प्रचलन में थी, लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूनानी, रोमन और अरबी शैली के समन्वय से एक नवीन शैली का विकास हुआ स्थापत्य के क्षेत्र में, जिसमें कि श्रृंगार, सज्जा और डिजाइन को महत्व दिया जाने लगा। मेहराबें जो पहले नुकीले आकार की होती थी अब गोल होने लगी और गुंबदों को प्रधानता दी जाने लगी। साथ ही साथ अब जो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति हुई, जिन भवनों का निर्माण हो रहा था उनमें जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी वो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का काफी प्रचार और प्रसार हुआ। मध्य युग तक जो केंद्र था वो धर्म था। जो भी स्थापत्य का क्षेत्र हो चाहे चित्रकला का क्षेत्र हो, हर एक में धर्म को प्रधानता दी जाती थी। लेकिन अब धर्म का स्थान किसने ले लिया था? यथार्थवाद ने ले लिया था। और यथार्थवाद के परिणाम स्वरूप जो वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, चित्रकार थे, वो लोग सांसारिकता को, प्राकृतिक सौंदर्य को, आसक्ति को, विभिन्न भावों को अपनी इन कलाकृतियों में प्रकट करने लगे थे। तो इस प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र की विशेषताओं के साथ साथ स्थापत्य के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है ब्रुनेलेस्की का। और ब्रुनेलेस्की के पश्चात ब्रुमेंटी जो थे उन्होंने भी भवन निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। इसी समय सेंट पीटर के गिरजाघर का भी निर्माण हुआ और न केवल फ्लोरेंस में बल्कि फ्लोरेंस के अलावा इंग्लैंड, इटली, इंग्लैंड, स्पेन और लंदन वगैरह में भी स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसमें लूबे का प्रसाद और लंदन में सेंट पॉल का गिरजाघर जो था वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। इन स्थापत्य के क्षेत्र में भी माइकल एंजेलो और इन लोगों का भी काफी योगदान रहा। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो कला की विषय वस्तु थी उसमें ही परिवर्तन आ गया और व्यक्ति जो था या कलाकार जो था वो यथार्थ को महत्व देने लगा। अब स्थापत्य के बाद अगर हम चित्रकला को देखते हैं तो चित्रकला में भी मानववाद, क्योंकि पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्वतंत्र चिंतन, मानव को केंद्र मानकर मानव के सुख दुख और यदि दुख है तो उन्हें दूर करने के उपाय, इन सब बातों पर चर्चा की जाती थी। तो इसीलिए चित्रकला में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मानववाद, क्लासिकवाद और सहिष्णुता का प्रभाव हमें जो कलाकार थे, जो पेंटर्स थे, उनकी कलाकृतियों में देखने को मिलता है। चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रमुख फ्लोरेंस के लियोनार्डो दा विंची का नाम है। ये एक कुशल इंजीनियर, अन्वेषक, एक कुशल वक्ता और कुशल पेंटर थे। इनकी जो कलाकृतियां थी वो जिस प्रकार कोई फोटोग्राफर
कैमरे से जो आकृतियां लेता है, मानव आकृति लेता है और उसमें उसके विभिन्न भाव परिलक्षित होते हैं, उसी प्रकार इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई वो इतनी सजीव और सहज हैं कि जिन्हें देखकर मानव मन के भावों का सहज अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि ये कहा जाता है कि इनकी जो मूल कलाकृतियां थी वो अब नहीं मिलती, लेकिन उनमें से मोनालिसा और लास्ट सफर जो क्या कहते हैं जीसस ने सबसे लास्ट में अपने अन्य चर्च के अन्य पोप और लोगों के साथ बैठकर जो डिनर करा था वो लास्ट सफर में देखने को मिलता है। इसमें ये जो पेंटिंग है लास्ट सफर, इसमें विभिन्न जो लोग उस समय वहां पर भोजन कर रहे हैं उनके भावों को बहुत ही सहज ढंग से दिखाया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में ही दूसरा प्रमुख नाम माइकल एंजेलो का है। इन्होंने लास्ट जजमेंट और वेटल ऑफ कैसिना नामक पेंटिंग्स को बनाया। जो ये प्रारंभ में माइकल एंजेलो जो थे ये मध्यकालीन धर्म को आधार मानकर अपने चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे पुनर्जागरण आता गया तो पुनर्जागरण के जो प्रभाव थे वो इन पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने पोप का जो गिरजाघर बनाया उसकी के भित्ति चित्रों के निर्माण में भी इनकी योग्यता देखने को मिलती है। इसी प्रकार तीसरे चित्रकार राफेल थे जिन्होंने कोलोना मेडाना नामक कलाकृति इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसमें मातृ और शिशु वात्सल्य, प्रेम और विभिन्न भावों को दर्शाया गया है। अब स्थापत्य और चित्रकला के साथ साथ पुनर्जागरण में मूर्तिकला का भी विकास हुआ और मूर्तिकला के विकास का जो विषय था वो भी क्या था, मानव जीवन। इससे पूर्व जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनमें धर्म को प्रधानता दी जाती थी, साधु संतों को प्रधानता दी जाती थी, गिरजाघरों में उनके चित्र बनाए जाते, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर भी मानव जीवन, खेलते हुए बच्चों को, परिवारों को इन्होंने मूर्तिकारों ने अपनी कला में प्रदर्शित किया। इनमें दोनोतेलव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने संत मार्क की आदमकद मूर्ति बनाई जो कि अपनी एक विशेष पहचान रखती है। उसी तरह लोरेंजो गिबर्टी जो थे उन्होंने भी फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री पर अपना कार्य किया और उसकी मूर्ति बनाई। अब ये जो पुनर्जागरण का प्रभाव था न केवल साहित्य पर और कला पर बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव बहुत अधिक हुआ, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव का कारण क्या था, वही कि स्वतंत्र चिंतन। अब पहले तो व्यक्ति धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी चीज के बारे में उसे सोचने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब इस समय व्यक्ति तर्क, योग्यता, किसी चीज की खोज, अन्वेषण, उसका परिणाम, इन सब चीजों के बारे में व्यक्ति जानने के इच्छुक हो गए। वो विभिन्न देशों के संपर्क में आए। विभिन्न देशों के संपर्क में आने से उन्होंने वहाँ के साहित्य, वहाँ की चीजों के बारे में वो जागरूक हुए और उन्हें नवीन खोजें करने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुनर्जागरण के काल में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी विभिन्न खोजों को न केवल यूरोप में बल्कि संपूर्ण विश्व के आगे प्रस्तुत किया और उनके ये जो सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत, वो आज भी मान्य हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस थे जिन्होंने की इस
बात को प्रूफ करने का प्रयास किया कि सूर्य जो है वो संपूर्ण ग्रह मंडल की नाभि है, केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। प्रारंभ में कोपरनिकस के इस सिद्धांत को जो लोग थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले समय में केपलर तथा अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी उसकी वैधता को प्रमाणित किया। केपलर जो थे उन्होंने गति संबंधी सिद्धांत दिया और गति संबंधी सिद्धांत के साथ साथ वो आधुनिक गणित के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। इसी प्रकार गैलीलियो जो है उन्होंने दूरबीन व पेंडुलम का निर्माण किया। दूरबीन के माध्यम से बहुत दूर तक की चीज, इवन जहाज वगैरह को भी देखा जा सकता था, और पेंडुलम ये जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी गति का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो इस प्रकार गैलीलियो के ये जो अन्वेषण थे, गैलीलियो की ये जो खोज थी, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब न केवल पृथ्वी या ग्रहमंडल के क्षेत्र में, बल्कि जो गणित है इसके क्षेत्र में भी देकार्ते ने महत्वपूर्ण खोज की और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि बीजगणित मतलब एलजेब्रा का प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री में किस प्रकार किया जा सकता है। आइजैक न्यूटन के नाम से हम सभी परिचित हैं। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी जो है उसमें एक आकर्षण शक्ति है, वो अपनी तरफ हर एक चीज को खींचती है। इसीलिए यदि कोई चीज हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण सेंटर है, पृथ्वी का जो आकर्षण करने की शक्ति है, वो उस चीज को ऊपर से नीचे की ओर खींचती है। इसी प्रकार वॉल हेलमेट जो थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव यूरोप में और यूरोप के साथ साथ अन्य विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी काफी पड़ा। यूरोप वासी जो कि मध्य युग तक केवल धर्म को ही आधार मानकर संपूर्ण माना करते थे, उन चीजों में अब यथार्थवाद ने स्थान ले लिया। मानव जीवन को स्थान दिया जाने लगा। मनुष्य के विभिन्न मनोभावों, सुख दुख, आसक्ति, विरक्ति, लोभ, वात्सल्य, प्रेम और विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, इन्होंने अपनी जो एक छाप न केवल यूरोप पर वरन संपूर्ण विश्व पर छोड़ी। और न केवल इन क्षेत्रों में बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का काफी अधिक प्रभाव हुआ। तरह तरह की शल्य चिकित्सा की जाने लगी और मानव शरीर को क्या कहते हैं केंद्र में रखकर उसके ऊपर अध्ययन किया जाने लगा। तो पुनर्जागरण का प्रभाव कुल मिलाकर बहुत ही अधिक लाभकारी रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब आप पुनर्जागरण के संपूर्ण क्रम को कि कैसे तो मध्य युग के उपरांत पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस हुई, किस प्रकार लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, सामंतवादी सोच जो थी वो परिवर्तित होने लगी, मानव को केंद्र बिंदु माना जाने लगा। तो ये सब चीजें जो थी, जो कि उस समय के जो विचारक थे उन्होंने इन चीजों को प्रमाणित किया और जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव हमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब ये पुनर्जागरण का चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा धर्म सुधार आंदोलन। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।